क्लास 10th साइंस के बायोलॉजी सेगमेंट का चैप्टर है लाइफ प्रोसेस और लाइफ प्रोसेस का ये पार्ट 4 है। प्रीवियस क्लास में हमने प्लांट्स में न्यूट्रिशन को समझा था, यानी प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन, रेस्पिरेशन और एक्सक्रीशन की बात हुई थी। इसके अलावा हमने अमीबा में भी न्यूट्रिशन के प्रोसेस को समझा था। आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग की। इससे रिलेटेड जो टॉपिक होंगे जो आज डिस्कस किए जाएंगे वे कुछ इस प्रकार हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल, प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, स्टमक एंड गैस्ट्रिक ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेशन इन स्मॉल इंटेस्टाइन एंड लार्ज इंटेस्टाइन। अभिवादन स्वीकार करें एम.एच. रब्बानी का विद्या दृष्टि के इस मंच से। देखिए, आपको पता है ह्यूमन बीइंग की अगर हम बात करें तो ह्यूमन बीइंग जो है वो एक हेट्रोट्रॉप्स है। क्या है? हेट्रोट्रॉप्स। हेट्रोट्रॉप्स हम ह्यूमन बीइंग को क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अपनी न्यूट्रिएंट्स नीड के लिए या एनर्जी नीड के लिए इंसान जो है दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड करता है। तो हेट्रोट्रॉप्स में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है उसे हम क्या कहेंगे? हेट्रोट्रॉफिक कहेंगे। तो ह्यूमन बीइंग में जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है वो है हेट्रोट्रॉफिक। अब सवाल है कि ये प्रोसेस चलता कहाँ है? तो ये कंप्लीट जो प्रोसेस है एलिमेंट्री कैनाल में चलता है। एलिमेंट्री कैनाल हमारे माउथ से लेकर एनस तक फैला होता है, करीब 9 मीटर लंबा। ह्यूमन बीइंग जैसा कि हम जानते हैं कि एक मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो हमारे अंदर जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस है ना, ये प्रोसेस काफ़ी कॉम्प्लेक्स होता है और इस प्रोसेस के डिफरेंट स्टेज होते हैं और वो डिफरेंट स्टेज डिफरेंट ऑर्गन्स के द्वारा परफॉर्म किए जाते हैं। तो अब सवाल है कि हमारे न्यूट्रिशन के कौन कौन से स्टेजेस हैं। तो देखिए, पहला स्टेज है इनटेक का। इनटेक में क्या होता है? सिंपली हम फूड को क्या करेंगे? इनटेक करेंगे, वी मीन इनगल्फ करेंगे। दूसरा है डाइजेशन। डाइजेशन में फूड क्या होगा? वो सिंपलर सबस्टांसेज में ब्रेक होगा। उसके बाद जो उसमें न्यूट्रिएंट्स होंगे उसका एब्जॉर्प्शन होगा, देन उसका एसिमिलेशन होगा और फाइनली इस सारे प्रोसेस में जो भी वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होगा वो हमारे बॉडी से डिफरेंट तरीके से क्या होगा? बाहर आएगा और उसे हम कहते हैं एक्सक्रीशन। तो हम लोग क्या करेंगे? एक एक चीज़ को ना हम लोग अलग अलग करके डिटेल में समझेंगे। यानी पहले हम इनटेक देखेंगे, फिर डाइजेशन, फिर एब्जॉर्प्शन, फिर एसिमिलेशन, फिर एक्सक्रीशन। तो अगर हमें बात करनी है न्यूट्रिशन की, तो अभी हमने बोला कि इंसानों में जो न्यूट्रिशन होता है वो सारा का सारा प्रोसेस जो है ना वो कहाँ चलता है? एलिमेंट्री कैनाल में। तो एक बार हमें पहले एलिमेंट्री कैनाल को देख लेना चाहिए कि एलिमेंट्री कैनाल के अंदर कौन कौन से ऑर्गेन जो हैं वो इंपॉर्टेंट है या शामिल हैं। देखिए, ये ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का एक रफ डायग्राम है, आप इससे आइडिया ले सकते हैं। ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल के डिफरेंट पार्ट्स को हम देखते हैं। ये टंग है, ये बकल कैविटी का एरिया है, ओएसोफेगस हो गया, डायफ्राम हो गया, ठीक है। और ये है लीवर। लीवर के अंदर आपको दिख रहा है क्या? तो गॉल ब्लैडर। और ये गॉल ब्लैडर कनेक्टेड है किससे? बाइल डक्ट से। हम बात करेंगे बाइल डक्ट का काम क्या है। इसके अलावा ये हमारा हो गया स्टमक, ये पैनक्रियाज है और ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ये क्या है? स्मॉल इंटेस्टाइन है। और ये जो स्ट्रक्चर दिख रहा है ये लार्ज इंटेस्टाइन है। लार्ज इंटेस्टाइन का ये वाला पार्ट जो है एनस, इधर क्या हो गया? अपेंडिक्स। तो पूरा का पूरा जो न्यूट्रिशन का प्रोसेस होता है वो इसी एलिमेंट्री कैनाल में होता है। तो हम शुरू करेंगे कहाँ से? बकल कैविटी या ओरल कैविटी से और फाइनली हम कहाँ जाएंगे? लार्ज इंटेस्टाइन तक। यानी पहले हम देखेंगे बकल कैविटी में डाइजेशन कैसे होगा, उसके बाद हम स्टमक में जाएंगे, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन में। डाइजेशन के प्रोसेस को डिटेल में समझने से पहले एक ना हम ना माइंड में अपना एक माइंड मैप कर लेते हैं कि ये डाइजेशन का प्रोसेस किस वे में होता है। तो सबसे पहले क्या होगा? फूड को आप इनगल्फ कीजिएगा, यानी कि माउथ से शुरू होगा। उसके बाद वो फूड जो है ओरल कैविटी में जाएगा, देन ओएसोफेगस से होते हुए स्टमक में आएगा, स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में। और जब फूड आपका स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचेगा तो वहाँ पे लीवर से और पैनक्रियाज से कुछ बायोकेमिकल सिक्रीट होंगे और वो डक्ट के माध्यम से आकर स्मॉल इंटेस्टाइन में मिल जाएंगे और वहाँ पे क्या करेंगे? वो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। देन जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है वो फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन में पहुँचेगा। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन का काम नहीं होता है, ये वाटर को एब्जॉर्ब करने का काम करेगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा वो एनस से हमारे बॉडी से क्या होगा? एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। डाइजेशन इन माउथ को समझते हैं। देखिए, अगर हम माउथ की बात करें तो जो हमारा लिप्स है ना, लिप्स से जो पार्ट अटैच होता है जो कि आपको हेल्प करता है फूड के इनटेक में, उसी पार्ट को हम क्या कहते हैं? माउथ कहते हैं।
ठीक है। और ओरल कैविटी की अगर हम बात करें कि ओरल कैविटी क्या है, तो ये जो हमारा जॉ बोन है ना, जैसे आप जबड़ा कहते हैं, और जो चिन है हमारा, तो जॉ बोन और चिन के अंदर का जो एरिया है ना, उस एरिया को हम ओरल कैविटी कहते हैं। अब इस ओरल कैविटी के अंदर 3 चीज़ों पर हमें ध्यान देना है। पहला है टीथ। टीथ क्या करेगा, तो ये ना फूड को ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा। दूसरा है स्लाइवा। देखिए स्लाइवरी ग्लैंड होता है एक, ठीक है, और उसी स्लाइवरी ग्लैंड से ना एक ना बायोकेमिकल सिक्रीट होता है जिसे हम कहते हैं स्लाइवरी एमिलस। आप ख्याल रखिएगा, स्लाइवरी एमिलस जो है वो एक तरह का क्या है, तो एक तरह का एंजाइम है। क्या है? एक तरह का एंजाइम है स्लाइवरी एमिलस। तो स्लाइवरी ग्लैंड से स्लाइवरी एमिलस सिक्रीट होगा और ये क्या करेगा, तो ये स्टार्च को शुगर में चेंज कर देगा। तो अब यहाँ पे आप ख्याल कर लीजिए कि फूड का डाइजेशन जो है ना वो हमारे ओरल कैविटी में ही शुरू हो गया, यानी स्टार्च किस में चेंज हो रहा है, शुगर में चेंज हो रहा है। और इसको चेंज करने में कौन हेल्प कर रहा है, स्लाइवरी एमिलस, जो सिक्रीट कहाँ से हो रहा है, स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा है। नेक्स्ट जो है हमारा वो है टंग। टंग का काम क्या है, तो ये क्या करता है कि जो स्लाइवरी एमिलस स्लाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हुआ है ना, उसके साथ में फूड को वो क्या करता है, मिक्स करता है, और साथ ही साथ आपको फूड का टेस्ट भी इसी से पता चलता है। तो माउथ में आपने डाइजेशन के प्रोसेस को समझ लिया कि ओरल कैविटी के अंदर किस चीज़ का डाइजेशन हो रहा है, तो स्टार्च का हो रहा है, और वो किस में चेंज हो रहा है, शुगर में चेंज हो रहा है। अब हम आगे देखेंगे कि क्या फायरिंग्स का डाइजेशन में कोई रोल है या रोल नहीं है। देखिए ये जो स्ट्रक्चर आपको डायग्राम दिख रहा है यहाँ पे, ये हो गया आपका फूड पाइप, ये हो गया ट्रैकिया या एयर पाइप, और ये दोनों जहाँ कनेक्ट हो रहे हैं ये हो गया फायरिंग्स, और उसके नीचे वाला पोर्शन हो गया ओइसोफेगस, इसको ईसोफेगस भी कह दिया जाता है। ठीक है। अब ये फायरिंग्स क्या काम करता है, तो ये कनेक्ट करता है किसको, ट्रैकिया को और फूड पाइप को कनेक्ट करता है। ओइसोफेगस जो है वो हमारे माउथ वाले रीजन को स्टमक से कनेक्ट करता है, और ओइसोफेगस के अंदर एक खास तरह की प्रॉपर्टी होती है। वो प्रॉपर्टी क्या है, तो वो है कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सपेंशन की, यानी कि ओइसोफेगस जो है ना वो कॉन्ट्रैक्ट होता है, एक्सपैंड होता है। तो कॉन्ट्रैक्ट होने का मतलब संकुचित होना, सिकुड़ना, और एक्सपैंड होना यानी कि फैलना। तो ये ना कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड होता है। इससे क्या होता है कि फूड जो है ना उसका डाउनवर्ड मूवमेंट बहुत इजीली हो पाता है। तो अगर आपसे ये सवाल किया जाए कि ओइसोफेगस का डाइजेशन में क्या रोल है, तो ओइसोफेगस का डाइजेशन में कोई डायरेक्ट रोल नहीं है। बस ओइसोफेगस इतना काम करता है कि वो हेल्प करेगा किसमें, तो डाउनवर्ड मूवमेंट ऑफ फूड में। ठीक है। अब ओइसोफेगस से होते हुए फूड जो है हमारा कहाँ पहुँच गया है, स्टमक में पहुँच गया है। अभी तक फूड से क्या चीज़ डाइजेस्ट हो गया, स्टार्च जो है वो शुगर में चेंज हुआ है। अब स्टमक में क्या होगा, जैसे ही फूड पहुँचेगा तो ये जो आपकी टंकी है ना स्टमक, ठीक है, ये क्या होगी, स्प्रेड होगी, यानी कि ये फैलेगी। जब ये फैलेगी, एक्चुअल में होता क्या है कि जो स्टमक का सेल वॉल होता है ना वो इस तरह के मसल से बना होता है जिनमें एबिलिटी होती है एक्सपैंड और कॉन्ट्रैक्ट होने की। यानी जैसे ही फूड उसके अंदर जाएगा वो क्या होगा, एक्सपैंड होगा। आपने देखा भी होगा जब आप खाना खाते हैं तो थोड़ा सा स्टमक जो है वो बाहर की तरफ निकल जाता है, आपकी जो टंकी है वो बाहर की तरफ निकल जाती है। अब स्टमक में क्या होता है, एक ग्लैंड होता है जिसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड। देखिए बार बार ना यहाँ पे ग्लैंड की बात आ रही है, तो अगला चैप्टर जब मैं पढ़ाऊँगा ना आपको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, तो उसमें हमें बात करनी है 2 सिस्टम के बारे में, एक नर्वस सिस्टम के बारे में और दूसरा एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो जो पूरा का पूरा एंडोक्राइन सिस्टम है ना वो बना हुआ है एंडोक्राइन ग्लैंड से। तो वहाँ पे मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा ग्लैंड्स के बारे में। फिलहाल बस आप इतना समझ लीजिए कि हमारे बॉडी के अंदर या किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर ऐसे ऑर्गन्स या ऐसे पार्ट जहाँ पे बायोकेमिकल जैसे कि हार्मोन या एंजाइम जो है ना वो क्या होता है, सिंथेसाइज होता है और सिक्रीट होता है जहाँ से, उसे ही हम क्या कहते हैं, ग्लैंड कहते हैं। तो स्टमक में कौन सा ग्लैंड है, याद रखिएगा गैस्ट्रिक ग्लैंड है। कौन सा, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और ये गैस्ट्रिक ग्लैंड ना कुछ बायोकेमिकल सिक्रीट करता है। अब कौन कौन से बायोकेमिकल सिक्रीट करता है, उनके क्या फंक्शन है, ये हम अभी समझते हैं। स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड है और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड से जो बायोकेमिकल सिक्रीट होते हैं उसमें पहला जो है वो है पेप्सिन।
ठीक है। पेप्सिन का काम देखते हैं क्या है। देखिए पेप्सिन जो है ना एक डाइजेस्टिव एंजाइम है। तो अभी तक दो एंजाइम हमने जान लिया। ख्याल कीजिए अभी अभी हमने बात करी थी ना सलाइवरी ग्लैंड से सलाइवरी एमिलस निकलता है, वो भी एक तरह का क्या है एंजाइम है। और दूसरा एंजाइम कौन सा मिला हमें, पेप्सिन। तो ये एक डाइजेस्टिव एंजाइम है और ये हेल्प करता है प्रोटीन के डाइजेशन में। ये करेगा क्या, तो ये प्रोटीन को ना अमीनो एसिड में चेंज कर देगा। अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है, पेप्सिन तभी काम कर सकता है जब स्टमक के अंदर जो हमारा फूड पहुँचा है ना, उस फूड का मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक होना चाहिए। तो अब सवाल है कि फिर हमारे फूड को एसिडिक कौन बनाएगा ताकि पेप्सिन प्रॉपरली फंक्शन कर सके। तो इसके लिए है क्या, HCl। HCl का दो काम है हमारे स्टमक के अंदर। एक तो क्या करेगा, ये हमारे फूड के मीडियम को क्या बनाएगा, एसिडिक बनाएगा। और इसलिए ताकि पेप्सिन प्रॉपरली फंक्शन कर सके और वो प्रोटीन को किस में चेंज कर सके, अमीनो एसिड में चेंज कर सके। दूसरा HCl का काम क्या है, तो ये हमारे फूड के साथ में जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले जाते हैं हमारे बॉडी के अंदर, उनको डिस्ट्रॉय करने या उनको किल करने का काम करता है। लेकिन देखिए अब HCl का भी अगर ज़रूरत से ज़्यादा सिक्रीशन हो जाएगा तो फिर आपको क्या होगा, पेट में दर्द होगा। तो HCl का सिक्रीशन कंट्रोल होना चाहिए। इसके लिए कैसा मैकेनिज्म है, तो इसके लिए गैस्ट्रिक ग्लैंड से एक और बायोकेमिकल सिक्रीट होता है जिसको हम कहते हैं म्यूकस। म्यूकस क्या करता है, ये रेगुलेट करता है HCl के सिक्रीशन को। अब देखिए आप खुद सोच के देखिए कि अगर म्यूकस का सिक्रीशन न हो तो हो सकता है कि हमारे स्टमक में गैस्ट्रिक ग्लैंड से ज़्यादा HCl का सिक्रीशन हो जाए। और अगर HCl का सिक्रीशन ज़्यादा हो जाएगा तो फिर आपको क्या महसूस होगा, पेट में दर्द महसूस होगा। तो आपने क्या समझा कि हमारा जो भी हमने फूड कंज्यूम किया है वो फूड जब हमारे स्टमक में पहुंचता है तो स्टमक में कौन सा ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड है। और उस गैस्ट्रिक ग्लैंड से 3 तरह के बायोकेमिकल सिक्रीट होते हैं जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। और उसमें सबसे पहला कौन सा है, पेप्सिन। पेप्सिन क्या करता है, प्रोटीन को अमीनो एसिड में चेंज करता है। लेकिन पेप्सिन ऐसा कर सके इसके लिए फूड का मीडियम कैसा होना चाहिए, एसिडिक। तो मीडियम एसिडिक कौन बनाएगा, HCl बनाएगा। साथ ही साथ वो क्या करेगा, आपके फूड के अंदर जो बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म चले गए हैं उनको डिस्ट्रॉय करेगा। ठीक है। और इसके अलावा HCl ज़्यादा सिक्रीट होगा तो वो भी समस्या है। तो इसको कौन कंट्रोल करेगा, म्यूकस कंट्रोल करेगा। अब हम बात करते हैं हमारे डाइजेशन के प्रोसेस में हेल्प करने वाले 2 इम्पॉर्टेंट डाइजेस्टिव ग्लैंड के बारे में। ठीक है। डाइजेस्टिव ग्लैंड को समझने के लिए सबसे पहले आपको ग्लैंड्स के बारे में पता होना चाहिए। मैंने इस क्लास के ड्यूरेशन में पहले बहुत बार ये बात बताई है कि हमारे बॉडी के अंदर का वो ऑर्गन जो कि कोई बायोकेमिकल सिक्रीट करता है उसे हम ग्लैंड कहते हैं। अब चूंकि यहाँ बोला गया है डाइजेस्टिव ग्लैंड, यानी कि ये ऐसे बायोकेमिकल सिक्रीट करता होगा जो कि डाइजेशन में हेल्प करता हो। तो डाइजेस्टिव ग्लैंड हुआ क्या, ऐसे ग्लैंड्स जो कि इस तरह के बायोकेमिकल को सिक्रीट करें जो डाइजेशन में हेल्प करता हो उसे हम कहेंगे डाइजेस्टिव ग्लैंड। और हमारे पास यहाँ इसी तरह के 2 ग्लैंड हैं, एक है लीवर और दूसरा है पैनक्रियाज। तो एक एक करके हम दोनों के बारे में समझेंगे। आइए पहले मैं आपको लीवर के बारे में बताता हूँ कि लीवर का डाइजेशन में क्या रोल है। देखिए ह्यूमन बॉडी का ना सबसे जो बड़ा ग्लैंड है ना वो है लीवर, बिगेस्ट ग्लैंड। और इसी लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है, जिस गॉल ब्लैडर से बाइल जूस सिक्रीट होता है। यानी लीवर के अंदर क्या है, गॉल ब्लैडर, और गॉल ब्लैडर से जो बायोकेमिकल सिक्रीट हो रहा है उसका नाम क्या है, उसका नाम है बाइल जूस। अब इस बाइल जूस का काम क्या है, देखिए बाइल जूस का ना मेन 2 काम है। ये एक्चुअल में क्या करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है। पहला काम क्या हुआ, फैट का डाइजेशन। और दूसरा काम क्या है, ये मीडियम को अल्कलाइन बनाता है। अब फैट के डाइजेशन में कैसे हेल्प करता है, तो ये कॉम्प्लेक्स फैट को फैटी एसिड में चेंज करता है और मीडियम को क्या करता है, ये अल्कलाइन बनाता है। अब दिमाग में एक सवाल आना चाहिए कि आखिर ये मीडियम को अल्कलाइन क्यों बनाता है, क्योंकि इससे पहले हमने बात करी थी HCl की, जो कि फूड मीडियम को क्या बनाता था, एसिडिक बनाता था। और यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, बाइल जूस की, जो कि फिर से फूड मीडियम को क्या बना रहा है, अल्कलाइन बना रहा है। तो देखिए होता क्या है, पैनक्रियाज जो है ना और स्मॉल इंटेस्टाइन, पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ बायोकेमिकल सिक्रीट होते हैं और वो बायोकेमिकल प्रॉपरली तभी फंक्शन कर पाएंगे जब मीडियम कैसा हो, अल्कलाइन हो।
इससे आपको ये बात समझ में आ गई होगी कि बाइल जूस का क्या इंपॉर्टेंस है। बाइल जूस मीडियम को अल्कलाइन बनाता है, तो ये पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले जो बायोकेमिकल है ना, उसको एक तरह से क्या कर देता है, एक्टिवेट कर देता है। तो आई होप आपको लीवर की बात समझ में आ गई कि लीवर में क्या है, गॉल ब्लैडर है, और गॉल ब्लैडर से कौन सा बायोकेमिकल निकल रहा है, बाइल जूस। और बाइल जूस के कितने काम हैं, दो काम है, एक तो फैट का डाइजेशन करना और दूसरा मीडियम को क्या बनाना, अल्कलाइन बनाना। अब फैट के डाइजेशन में क्या समझा आपने कि ये कॉम्प्लेक्स फैट को फैटी एसिड में चेंज करेगा, और मीडियम को अल्कलाइन बनाना क्यों ज़रूरी है, क्योंकि आपने जाना कि पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से भी कुछ बायोकेमिकल सिक्रीट होते हैं, लेकिन वो बायोकेमिकल अल्कलाइन मीडियम में ही काम कर सकते हैं। इसलिए बाइल जूस क्या करता है, मीडियम को अल्कलाइन बना देता है। अब अगला जो हमारा ग्लैंड है, डाइजेस्टिव ग्लैंड, वो कौन सा है, पैनक्रियाज। देखिए पैनक्रियाज जो है ना, ये सेकंड बिगेस्ट ग्लैंड है। फर्स्ट कौन सा था, लीवर था, और ये सेकंड है। ये सिक्रीट करता है पैनक्रियाटिक जूस, और बेसिकली ये जो पैनक्रियाटिक जूस है ना, ये होते हैं एंजाइम, और तीन तरह के एंजाइम है यहाँ पे। एक है ट्रिप्सिन, दूसरा है आपका पैनक्रियाटिक एमाइलस, और तीसरा क्या है, पैनक्रियाटिक लाइपेज। तो ये तीन एंजाइम की हमें यहाँ पे बात करनी है। सबसे पहले ट्रिप्सिन की बात करते हैं। देखिए ट्रिप्सिन जो है ना, ये प्रोटीन के डाइजेशन में हेल्प करता है। ये करेगा क्या, तो ये प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर देगा। और पैनक्रियाटिक एमाइलस की बात करें तो ये स्टार्च को चेंज करेगा ग्लूकोज में, और पैनक्रियाटिक लाइपेज जो है ये फैट को चेंज करेगा फैटी एसिड में। तो आपने अभी फ़िलहाल क्या देखा, हमने दो ग्लैंड्स की बात करी। पहले हमने लीवर की बात करी। लीवर्स में क्या था, गॉल ब्लैडर था, और गॉल ब्लैडर से कौन सा बायोकेमिकल निकल रहा था, बाइल जूस। और बाइल जूस क्या कर रहा है, तो बाइल जूस फर्स्ट ऑफ ऑल मीडियम को क्या बना रहा है, अल्कलाइन बना रहा है, ठीक है। और इसके अलावा उसका क्या काम था, तो फैट को फैटी एसिड में चेंज करना। फिर बात आई पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज जो कि सेकंड बिगेस्ट ग्लैंड है, इससे तीन तरह के बायोकेमिकल सिक्रीट हो रहे हैं, ट्रिप्सिन, पैनक्रियाटिक एमिलस, पैनक्रियाटिक लाइपेज। ट्रिप्सिन क्या कर रहा है, प्रोटीन को पेप्टोन्स में चेंज कर रहा है। पैनक्रियाटिक एमिलस स्टार्च को ग्लूकोज में चेंज कर रहा है, और पैनक्रियाटिक लाइपेज फैट को फैटी एसिड में चेंज कर रहा है। अब एक बात पे थोड़ा ध्यान दीजिएगा। एक सवाल ये हो सकता है कि आप ना डाइजेस्टिव एंजाइम के फंक्शन बताओ। तो अभी तक हमने कितने डाइजेस्टिव एंजाइम देख लिए, अगर आप ध्यान से सोचें तो आपको ख्याल आएगा। एक वो सलाइवरी एमिलस था जो सलाइवरी ग्लैंड से सिक्रीट हो रहा था, ठीक है। इसके अलावा स्टमक के गैस्ट्रिक ग्लैंड से निकलने वाला पेप्सिन, याद आया आपको। देन अभी पैनक्रियाज से हमने कितने देखे, तीन, यानी टोटल हमारे पास 5 डाइजेस्टिव एंजाइम हैं। यानी अगर डाइजेस्टिव एंजाइम के फंक्शन को बताना हो तो इजीली हम सलाइवरी एमिलस की बात करेंगे, पेप्सिन की बात करेंगे, ट्रिप्सिन की, पैनक्रियाटिक एमिलस की, और पैनक्रियाटिक लाइपेज की। तो मतलब डाइजेस्टिव एंजाइम की बात हो जाएगी। अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो फूड के डाइजेशन का प्रोसेस है वो कैसे चल रहा है, माउथ से ओरल कैविटी, देन फायरिंग्स, देन ओएसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन। लेकिन जैसे ही फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है, वहां पर क्या होता है, तो पैनक्रियाज से और लीवर से कुछ बायोकेमिकल आकर मिलते हैं। अब हमें पता चल चुका है कि पैनक्रियाज से कौन से बायोकेमिकल आकर मिलेंगे वहाँ पे, और लीवर से कौन से बायोकेमिकल आकर मिलेंगे। तो अब हम समझने जाएंगे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर डाइजेशन के प्रोसेस को। देखिए अगर हम स्मॉल इंटेस्टाइन की बात करें ना, तो स्मॉल इंटेस्टाइन के बेसिकली 3 पार्ट होते हैं। एक है ड्यूडेनम, जेजुनम और इलियम। जो ये जेजुनम और इलियम है ना, ये नैरो होता है, और इसका काम बस एब्जॉर्प्शन का है, अवशोषित करने का काम है। और जो ड्यूडेनम है, इसी ड्यूडेनम वाले पार्ट में बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट आकर मिलते हैं। डक्ट क्या होता है, डक्ट जस्ट लाइक ए ट्यूब, एक नली की तरह है। जैसे आपने देखा था ना कि स्टमक में लीवर के अंदर गॉल ब्लैडर होता है और उससे बाइल जूस सिक्रीट होता है। तो जो बाइल जूस है उसको पहुंचना कहाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो वो किसी न किसी पाइप के थ्रू होकर आएगा, तो उसी पाइप को हम कह रहे हैं बाइल डक्ट, ठीक है। उसी तरह से हमने देखा था कि जो हमारा पैनक्रियाज है उससे पैनक्रियाटिक जूस सिक्रीट होता है, और 3 तरह के हैं, ट्रिप्सिन है, पैनक्रियाटिक एमिलस है, पैनक्रियाटिक लाइपेज है। तो अब वो छोटी आंत में यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में कैसे पहुंचेंगे, किसी न किसी पाइप के थ्रू पहुंचेंगे, और उसी पाइप को हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, पैनक्रियाटिक डक्ट बोल रहे हैं। तो बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट दोनों आकर कहाँ मिलेगा, ड्यूडेनम में मिलेगा, और यहाँ पे क्या होगा, डाइजेशन होगा। अब किस तरह से होगा उसकी बात हम करते हैं। देखिए
अब पैनक्रियाटिक जूस जो था क्या था, ट्रिप्सिन। अब ट्रिप्सिन क्या करेगा, प्रोटीन को पेप्टोन्स में बदल देगा। पैनक्रियाटिक एमाइलस है, स्टार्च को ग्लूकोज में बदल रहा है। पैनक्रियाटिक लाइपेज है, फैट को किस में बदल रहा है, फैटी एसिड में बदल रहा है। जो अपना बाइल जूस था वो क्या कर रहा था, वो भी फैट को फैटी एसिड में चेंज कर रहा था, ठीक है। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के ग्लैंड से भी कुछ एंजाइम सिक्रीट होते हैं जो कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देंगे ग्लूकोज में, प्रोटीन को चेंज कर देंगे अमीनो एसिड में, और फैट को चेंज कर देंगे फैटी एसिड में या फिर ग्लिसरॉल में। अब एक बात समझिए आप, देखिए जो स्मॉल इंटेस्टाइन है ना, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो इनर सरफेस है ना, उस इनर सरफेस पर कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं जिनको ना कहा जाता है विलाई। यहाँ पे एक मिस्टेक है, ठीक है, ये मिस्टेक है, आप इसे क्लियर कर लें, ये क्या होता है, विलाई, है ना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं और उनको हम क्या कह रहे हैं, विलाई। और ये विलाई क्या करता है, जो डाइजेशन के प्रोसेस में न्यूट्रिएंट्स रिलीज हो रहे हैं ना, उन न्यूट्रिएंट्स को ये एब्जॉर्ब करने का काम करता है, ठीक है। अब होगा क्या कि इस विलाई से कनेक्टेड होंगे ब्लड वेसल्स, यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स विलाई ने एब्जॉर्ब किया है वो उसे रिलीज़ कर देगा कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में। और फिर ब्लड क्या करेगा, उन न्यूट्रिएंट्स को हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक ट्रांसमिट कर देगा या पहुँचा देगा। आप याद रखिएगा कि जो स्मॉल इंटेस्टाइन का जेजुनम है या फिर इलियम है, यहाँ पे कोई डाइजेशन नहीं होता है, केवल यहाँ पे क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा। तो मैं एक बार ना आपको स्मॉल इंटेस्टाइन वाली बात फिर से बताता हूँ। देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन में मेजर पोर्शन ऑफ डाइजेशन हो रहा है। आपने देखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन में ही बाइल जूस आकर मिलता है जो कि गॉल ब्लैडर से सिक्रीट हो रहा था, और स्मॉल इंटेस्टाइन में ही पैनक्रियाटिक जूस भी आकर मिल रहे हैं, तीन तीन, जो कि पैनक्रियाज से सिक्रीट हो रहे थे। तो यानी कि इन चारों बायोकेमिकल का जो डाइजेशन का फंक्शन होगा वो कहाँ होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में। इसके अलावा स्मॉल इंटेस्टाइन के अपने भी कुछ ग्लैंड्स हैं, वो भी डाइजेशन में कोई ना कोई रोल अदा कर रहे हैं। और फिर क्या होगा, इस पूरे प्रोसेस में जो डाइजेशन होगा उससे न्यूट्रिएंट्स रिलीज होंगे, और उन न्यूट्रिएंट्स को क्या करेगा, स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर एक फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, कई सारे होते हैं, एक नहीं कई सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं। और वो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम बोल रहे हैं क्या, विलाई। वो विलाई क्या करेगा, न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करेगा, और फिर विलाई से कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल, यानी कि क्या होगा, फिर वो विलाई ने जो न्यूट्रिएंट्स एब्जॉर्ब किया है उसे वो ब्लड वेसल में रिलीज़ कर देगा, और फिर ब्लड के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स डिफरेंट बॉडी ऑर्गन्स तक, डिफरेंट बॉडी पार्ट्स तक क्या होंगे, पहुंच जाएंगे। तो इस तरह से स्मॉल इंटेस्टाइन जो है डाइजेशन में अपना रोल अदा करता है। अब एक छोटा सा नोट है, देखिए ये बेसिकली है क्या। देखिए, अगर आप नोटिस करें ना तो बात बहुत सिंपल सी है कि जो वेजिटेरियन होते हैं ना उनकी स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ जो है ना वो ज़्यादा होता है, और जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं ऑर्गेनिज्म ना उनके स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ ना कम होता है। अब हमारे सामने सवाल ये है कि ऐसा क्यों होता है। तो देखिए, जो वेजिटेरियन होते हैं ना उनके फूड आइटम्स में ना सेलुलोज होता है, और सेलुलोज के डाइजेशन में ज़्यादा समय लगता है, जबकि नॉन वेजिटेरियन जो है मीट ईटर है तो मीट के डाइजेशन में कम समय लगता है। और यही बेसिक रीजन है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का लेंथ वेजिटेरियन में ज़्यादा होता है और नॉन वेजिटेरियन में कम होता है। तो आपसे ये सवाल किया जा सकता है कि ऐसा क्यों होता है, तो आप बता दीजिए कि जो वेजिटेरियन होते हैं उनके फूड आइटम्स में सेलुलोज होता है और सेलुलोज के डाइजेशन में ज़्यादा समय लगता है, डेट्स वाई उनका जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो क्या होगा, लंबा होगा, ठीक है। अब देखिए, अब फूड कहाँ पहुँचेगा, लार्ज इंटेस्टाइन में फूड पहुँचेगा। अब लार्ज इंटेस्टाइन का ना एक्चुअल में डाइजेशन में कोई रोल है नहीं, ये करता क्या है, देखिए ये क्या करेगा, वेस्ट को या अनडाइजेस्टेड फूड जो है ना वो स्मॉल इंटेस्टाइन से यहाँ पहुँचेगा, और लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना स्मॉल इंटेस्टाइन के कंपैरिजन में थिकर होता है, और ये दो पार्ट में डिवाइडेड होता है, एक है कोलोन और दूसरा है रेक्टम। क्लोन की बात करें तो ये उल्टे यू शेप का होता है, और अगर हम रेक्टम की बात करें तो ये एलिमेंट्री कैनाल का ना लास्ट पार्ट है जो क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है एक्सेसिव वाटर को, और साथ में ये क्या करता है, अनडाइजेस्टेड फूड को रिमूव करेगा एनस के थ्रू।
यानी आपने क्या देखा कि लार्ज इंटेस्टाइन में कोई डाइजेशन नहीं होता है, बल्कि ये वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और जो अनडाइजेस्टेड फूड है वो एनस से क्या होगा, एक्सक्रीट आउट होगा। जैसे कभी कभी हमें लूज मोशन हो जाता है ना, तो अब आप ये अनुमान लगा सकते हैं कि इसका मतलब है कि लार्ज इंटेस्टाइन जो है ना, शायद वो प्रॉपर्ली फंक्शन नहीं कर रहा है। जो अनडाइजेस्टेड फूड पहुंचा है उसमें जो एक्सेस वाटर है उस वाटर को एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है, और इसीलिए टॉयलेट के साथ में क्या आ रहा है, वाटर आ रहा है, जिसको आप क्या कह रहे हैं, लूज मोशन कह रहे हैं। तो देखिए, आज की क्लास में हमने समझा क्या, हमने दो डाइजेस्टिव ग्लैंड की बात करी, लीवर की और पैनक्रियाज की। आपने लीवर के बारे में क्या जाना कि ये ह्यूमन बॉडी का सबसे बड़ा ग्लैंड है, और लीवर के अंदर क्या होता है, तो गॉल ब्लैडर होता है, उससे निकलता है बाइल जूस, और बाइल जूस के हमने दो काम देखे, एक फैट को फैटी एसिड में चेंज करना, और दूसरा काम क्या है इसका, तो मीडियम को अल्कलाइन बनाना, ताकि पैनक्रियाज और स्मॉल इंटेस्टाइन से निकलने वाले बायोकेमिकल परफॉर्म कर सके। फिर हमने बात करी पैनक्रियाज की। पैनक्रियाज सेकंड बिगेस्ट ग्लैंड है। पैनक्रियाज से क्या निकलता है, पैनक्रियाटिक जूस, ट्रिप्सिन है, पैनक्रियाटिक एमिलस है और पैनक्रियाटिक लाइपेज है। ठीक है, इनके काम को आपने देखा। फिर क्या हुआ, फाइनली फूड कहाँ आ रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बाइल जूस और पैनक्रियाटिक जूस बाइल डक्ट और पैनक्रियाटिक डक्ट से आते हैं, और वहाँ पर ये डाइजेशन में क्या करते हैं, हेल्प करते हैं। फिर आपने समझा कि स्मॉल इंटेस्टाइन के इनर सरफेस पर ना बहुत सारे फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, और उन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम क्या कह रहे हैं, विलाई कह रहे हैं। और वो विलाई क्या करता है, तो वो विलाई न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करता है और उससे कनेक्टेड होता है ब्लड वेसल, यानी वो न्यूट्रिएंट्स को रिलीज़ कर देगा कहाँ पे, ब्लड वेसल्स में, और फिर ब्लड के थ्रू वो न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स तक पहुँच जाएंगे। फिर फाइनली हमने बात करी लार्ज इंटेस्टाइन की, जिसमें हमने समझा कि लार्ज इंटेस्टाइन में एक्चुअल में कोई डाइजेशन नहीं होता है, बल्कि एक्सेस वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है, और लार्ज इंटेस्टाइन का जो पार्ट एनस है उससे अनडाइजेस्टेड फूड जो है वो हमारे बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। तो फिलहाल इस पार्ट में इतना ही। मैं आपको एक आइडिया दे देता हूं कि अगले क्लास में हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। देखिए, अगले क्लास में बात होगी रेस्पायरेशन की। हम प्लांट्स के अंदर, एक्वेटिक एनिमल्स में, टेरिस्टोरियल एनिमल में और ह्यूमन बीइंग में रेस्पायरेशन को समझेंगे, और साथ में हम लंग्स के फंक्शनिंग को भी डिटेल में समझने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इस क्लास में इतना ही।